डब्ल्यूडब्ल्यू में सोचो साल 2026 चल रहा है और एक स्टोरी लाइन एंगल होता है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू को कंट्रोल करने के लिए एक स्टोरी लाइन आ जाएगी। जैसा हमने देखा था रेसलमेनिया किक ऑफ के बाद कैसे रॉक ने आके जो है अपना वो दादागिरी दिखाई थी, ट्रिपल एच ने भी उसके बाद एक प्रोमो कट किया था, अगर आपको याद होगा स्मैकडाउन में, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यू को कंट्रोल करते हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू को कंट्रोल करता है उसे तुम अभी अपने सामने देख सकते हो। तो सोचो इस तरीके से ट्रिपल एच अपनी पूरी टीम बनाए अपने बंदों की, जैसे कि रैंडी ऑर्टन हमेशा से उनके बंदे रहे, सेथ रॉलिंस, फिर साथ में सीएम पंक, गुंथर, कोडी रोड्स, और उधर से रॉक भी अपनी टीम बनाए जो कि उनकी ऑलरेडी बनी बनाई टीम ही है जिसको हम ब्लड लाइन के नाम से जानते हैं। तो अगर ये दोनों टीमें डब्ल्यूडब्ल्यू को कंट्रोल करने के लिए लड़े, और आपको पता है हमेशा से जो अथॉरिटी वाला फिगर किसी भी स्टोरी लाइन में आता है तो वो हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है, चाहे आप उसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के जमाने की बात कर लो या फिर हमने जो 2014-15 के आसपास देखा था, जब 14-15 हाँ उसके बाद से जो हमने देखा था जो अथॉरिटी की स्टोरी लाइन चली थी। तो वैसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है 2026 में, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि रॉक और रोमन रेंज तो पहले खुद ही सुलझेंगे अभी, तो उसके बाद ही जाके फिर ये कहानी आगे बढ़ सकती है। एंड वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के आई थिंक एपिसोड नंबर 508 में। और भाई हम क्या सोच रहे थे और क्या हो चुका है। सबसे पहले तो हमको ये पता चला है, मंडे नाइट रॉ के ऊपर आएंगे अभी, स्मैकडाउन 3 घंटे का शो होने जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कहानी अब ये है, मतलब क्योंकि मंडे नाइट रॉ अब तक 3 घंटे की थी ऑन यूएसए नेटवर्क, अब मंडे नाइट रॉ तो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद अब स्मैकडाउन तो क्योंकि यूएसए नेटवर्क के ऊपर आ चुकी है तो यूएसए नेटवर्क एक एक्स्ट्रा घंटा डब्ल्यूडब्ल्यू को देगा, जिसका मतलब कि 2 घंटे का स्मैकडाउन का शो अब 3 घंटे का स्मैकडाउन का शो बन जाएगा। और आप ये मतलब ये जो चेंज है वो अभी नहीं होने वाला, जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी उसके बाद जाके ये जो चेंजेस है वो हमको यूएसए नेटवर्क पे दिखेंगे। आई थिंक यूएसए नेटवर्क की बहुत ज्यादा उनको आदत हो गई थी इतने कुछ सालों से 3 घंटे की डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ की प्रोग्राम में रखने की। अब रॉ की प्रोग्रामिंग तो नहीं है तो मतलब इतना भी क्या फर्क पड़ता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू का शो बस जो डे है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले मंडे था अब वो फ्राइडे हो जाएगा। और जो मैं मंडे नाइट रॉ की बात कर रहा हूँ, हम लोग बोल रहे थे कि भाई 2 घंटे का स्मैकडाउन हो जाएगा, अब जो है एड्स वगैरह मतलब जो भी सब कहानी थी आपको पता ही है, मंडे नाइट रॉ भी 3 घंटे का ही शो होने वाला है। तो कहाँ हम सोच रहे थे कि स्मैकडाउन 2 घंटे का, रॉ भी 2 घंटे का हो जाएगा, लेकिन कहानी यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के दोनों ही मेन रोस्टर वाले शो 3 घंटे के होने जा रहे हैं। ये आपको 2025 से दिख जाएगा। अब देखो मैं इसके ऊपर कोई बहुत जल्दी जंप नहीं करने वाला, मुझे लगता नहीं है कि घंटे मैटर करते हैं बहुत, मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि ठीक है 2 घंटे की स्मैकडाउन है, मेरे लिए रिव्यू बनाने में थोड़ी हो जाती है आसानी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यू के पास स्टोरी लाइन्स हैं तो मेरे को इससे फर्क पड़ता है कि 2 घंटे का है या फिर 3 घंटे का। हो सकता है बाद में मैं अपना कोई और ओपिनियन बना लूं, लेकिन मेरे को मतलब एक मोटा मोटा कुछ बोलूं तो यही लगता है भाई कि ठीक है बस शो पर जैसे 3 घंटे का रॉ है, लेकिन कई बार मेरे लिए स्मैकडाउन 2 घंटे की देखनी मुश्किल हो जा रही है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास प्रॉपर प्लान्स हैं तो ठीक है भाई, मुझे लगता है 2 घंटे 3 घंटे इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि 2 घंटे स्मैकडाउन है तो मुझे कभी ऐसा तो नहीं लगता कि भाई किसी के लिए कमी हो गई, क्योंकि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उस हिसाब से उसको लेके चलती है। तो फिलहाल जो मेन स्टोरी है वो ये है कि 2025 में रॉ और स्मैकडाउन 2 घंटे की नहीं बल्कि दोनों ही शो अब 3 घंटे के हो जाएंगे। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप इसको अभी कैसे देखते हो, मतलब इनिशियली अब जब पता चला तो आप मुझे बता सकते हो। जेफ हार्डी ने टीएनए में एक बहुत ही स्वीट ट्रिब्यूट दिया ब्रे वाइट को, आप ये देख सकते हो, फेस पेंट लगाते हैं जेफ हार्डी, तो उन्होंने इस बार जो फेस पेंट किया वो बिल्कुल ब्रे वाइट द फील्ड के स्टाइल में किया है। और जेफ हार्डी अभी टीएनए में आपको पता है वहां पे अपना जो उनका करियर है वो चल रहा है, बट ये इसके ट्रिब्यूट के अलावा अगर जेफ हार्डी की बात करें तो मैंने उनकी एक वीडियो देख ली थी जहां पे वो पता नहीं क्या वी बिलीव इन जेफ हार्डी, मैट हार्डी, हार्डी बॉस, पता नहीं क्या बोल रहे थे, पता नहीं जेफ हार्डी के कैरेक्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वो टीएनए में आने के बाद भी मुझे वो स्पार्क उनके अंदर भी लग नहीं रहा जो कि जाने जाते हैं जेफ हार्डी, मतलब जैसे बचपन से हमने उनको देखते हुए पसंद किया। होपफुली चीजें फिक्स हो जाएंगी यहाँ पे, बट ये काफी अच्छा लगा ब्रे वाइट को जिस तरीके से उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। यार इसके ऊपर तो मुझे आपका ओपिनियन 100% चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगता है या तो कोई बंदा अग्री ही करेगा डिसअग्री ही करेगा। जॉन सीना के फेयरवेल टूर, रिटायरमेंट टूर के बारे में जो 2025 में वो पूरा अपना साल देने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को, उसके बारे में एक बहुत ही पुख्ता हमें जो है क्या मिला है, पुख्ता हमें एलिमेंट मिला है, एक चंक मिला है, एक स्कूप मिला है, और वो ये है कि जॉन सीना और लोगन पॉल का एक मैच, इनकी एक फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस रिटायरमेंट टूर के लिए प्लान की हुई है। और कुछ इंटरेस्ट ऐसा है कि ऑब्वियसली ये मैच पेपर पे अच्छा डिलीवर करेंगे, इसके साथ साथ जो चीजें हैं लोगन पॉल की अपनी अलग फॉलोइंग है। आपको मतलब लोगन पॉल को किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आईबॉल्स जो है लोगन पॉल अपने काम से पहले अपनी ऑडियंस को प्रोडक्ट पे लेके आ सकते हैं। तो अब इस पे लोगों के ऑब्वियसली 2 ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच क्या करने की जरूरत है भाई, इससे बढ़िया तो मतलब अभी जॉन सीना को लेके लोगों का ऐसा मानना है कि भाई बचा के रखो इसके मैचेस, बिल्कुल टॉप जो हमको क्रीम है वही देखनी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई लोगन पॉल के साथ क्यों कर रहे हैं, और वहीं कुछ लोगों का
कहना है भाई कि यस ये WWE का सही मूव है, क्योंकि लोगन पॉल को अगर तुम फ्यूचर के लिए WWE का टैलेंट देखते हो तो जॉन सीना के साथ अगर उनको रिंग शेयर करने का मौका मिलता है, एक मैच करने का मौका मिलता है, तो आई थिंक ये बढ़िया बात होगी। अब बीइंग अ बिग जॉन सीना फैन जो कि बचपन से रहे हैं हम, मैं ये तो सोचता हूँ कि हाँ यार लोगन पॉल के साथ क्यों, किसी और के साथ भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक मैं अग्रीमेंट रखूंगा इस बात से कि इनका मैच होना चाहिए, क्योंकि वो लोगन पॉल का एक डिफरेंट मतलब इनकी फ्यूड भी तो बढ़िया ही होगी, जरूरी थोड़ी मतलब ये चलो ठीक है, मैंने आई थिंक बोला कि हमको नॉस्टैल्जिया जीना है पूरा जॉन सीना का, लेकिन अगर एक दो कोई मैचेस में चाहूंगा कि लोगन जॉन सीना के हो नए नए टैलेंट्स के साथ, तो ब्रॉन ब्रेकर और लोगन पॉल जैसे ही होंगे फिर, तो मैं तो इसमें इतना कुछ नहीं हूँ, लोग कुछ ज्यादा भड़क रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है वैसे? तो फाइनली ऑफिशियली हमको सारी बातें पता चल चुकी हैं लूचा ब्रदर्स के बारे में, लूचा ब्रोस के बारे में। ऑल एलीट रेसलिंग में भी आपने इनको कंपीट करते हुए देखा होगा, ये अब WWE कंपनी में ही आ रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा, इससे पहले कि इनके क्या फ्यूचर होगा उस पर आऊँ, भाई ड्रैगन ली के अराउंड में बहुत ज्यादा हाइप थी जब उनको साइन किया गया था। होपफुली इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि टैलेंट्स को साइन करना एक अलग डील होती है और उसके बाद उनको उस स्टेज पे लाके, उस प्लेटफॉर्म पे लाके वैसा ही डिलीवर करवा पाना जैसी उनकी हिस्ट्री रही है, वो एक डिफरेंट केस होता है। अब देखते हैं इनके साथ क्या होगा। अरे भाई आज तो कुछ अलग अलग ही चीजें हो रही हैं, इस पे भी मुझे लगता है कि बंदों का ओपिनियन हाँ या ना में ही होगा, मिड में कोई नहीं रहने वाला। अब रिपोर्ट ये आई है PWN की तरफ से कि वो ये कहते हैं WWE की जो विमेंस डिवीजन के मिड कार्ड चैंपियनशिप है वो ऑलरेडी उनके ऊपर काम होना शुरू हो चुका है, मतलब कुछ टाइम में आपको ये जो मिड कार्ड वाली चैंपियनशिप है विमेंस डिवीजन में वो भी देखने को मिल जाएंगी। अब ऑब्वियसली आई थिंक यहाँ पे मैं इसी साइड पे हूँ कि यार अभी जरूरत भी है ऑलरेडी इतने सारे, तो जो भाई तुम्हारी टैग टीम चैंपियनशिप है उसके साथ तुम्हें क्या करना समझ में नहीं आ रहा लगता, मतलब टैग टीम चैंपियनशिप तो बना दी, टैग टीम ही नजर नहीं आती, ऐसा लगता नहीं विमेंस डिवीजन में कुछ दो चार चीजों को छोड़ के किसी और चीज के ऊपर WWE का खुद भी फोकस है, तो फैंस तो उसके बाद में फोकस करेंगे। अब हो सकता है ऐसा हो जाए कि चैंपियनशिप्स आ जाए तो उसके बाद वो एक एलिमेंट ऐड होगा कि हाँ भैया बंदी के कंधों पर चैंपियनशिप है, तो लोग उसको वैसे भी सीरियसली ले रहे हैं, पर पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यार चैंपियनशिप वगैरह इतना तो नहीं, तुमको स्टोरी लाइन के ऊपर अगर ज्यादा अच्छे से तुम फोकस करवा पाओ, उसमें इन्वेस्ट करो, वीक बाय वीक चलाओ, जो कि कुछ इंटरेस्ट भी जनरेट करें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई दिमाग दौड़ाने का भी टाइम आ गया है आपका, क्योंकि WWE ने एक ट्रेडमार्क साइन किया है हार्लेम लुइस के नाम से। अब ये ट्रेडमार्क क्या है, किसी का नाम पे है या किसी क्या है, क्या मतलब क्या, कुछ नहीं पता इसके बारे में, लोग सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं अरे भाई ये इतना अजीब सा अटपटा सा नाम, ये विंस मैकमैन की उपज तो नहीं है, कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो ऐसा? क्या लग रहा है किसके लिए होने वाला है? ओटिस और टकर का भी रियूनियन हो चुका है, द हैवी मशीनरी जो एक टैग टीम हुआ करती थी WWE में। मुझे याद है एक बार मैंने हैवी मशीनरी का कुछ तो PNG मुझे डाउनलोड करनी थी, मैंने गूगल में डाला तो हैवी मशीनरी लिखने में वो JCB वो जो ऑपरेट करने वाली मशीन सब वो निकल के आ गई थी, ये पता नहीं क्यों बता दिया मैंने। बट ये फोटो देखो आप, यहाँ पे ओटिस और टकर जो है साथ में मिल रहे हैं। टकर आपको पता है इस समय है नहीं WWE कंपनी में, उनको रिलीज कर दिया गया था बहुत पहले, तो ये कहीं तो ऐसा लग रहा है किसी जिम में है या कहीं तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और साथ में फोटो भी देखो क्या, कौन सा क्या पोस्ट चुना है फोटो भी डालने का, प्यार तो है बंदों में। निक ऑल्डिस और एडम पियर्स की फ्यूड के बारे में, इनके एक मैच के बारे में मैंने शायद अपनी किसी एक वीडियो में तो बताया ही है कि दोनों की रेसलिंग वाली हिस्ट्री भी है, दोनों जो है चैंपियन भी रह चुके हैं NWA। तो अब भाई इन्होंने कुछ ज्यादा ही ट्विटर पे जो उस चीज में है ना और ज्यादा फ्यूल डालने का काम किया है। एडम पियर्स ने सबसे पहले तो एक वीडियो डाली जहां पे वो उसी सवाल का जवाब देते हैं कि क्या वो निक ऑल्डिस के साथ कभी एक मैच करने के लिए आएंगे। हालांकि एंड में क्लिफ हैंगर डाल दिया, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बट उस पर निक ऑल्डिस का क्या जवाब है, पहले एडम पियर्स ने किया उसके बाद निक ऑल्डिस ने, उन्होंने तो भाई पूरी अपनी जिम की फोटो ही डाल दी। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि निक ऑल्डिस की एक बहुत तगड़ी वाली हट्टा कट्टा शरीर है उनका, इससे पहले प्रोफेशनल रेसलिंग में उनका बहुत तगड़ा बैकग्राउंड रह चुका है। अगर आप उनको बहुत पहले के टाइम से फॉलो करते होगे तो बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। और यहाँ पे वो भी ये लिखते हैं टाइम विल टेल, तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे किसी एक पॉइंट पे जाके WWE इनके बीच में वो क्लैश तो करेगी। एक तो अभी जनरल मैनेजर वाला एंगल भी है, एक रॉ का एक स्मैकडाउन का। अगर वैसे सर्वाइवर सीरीज वाली थीम होती तो ऐसा तो मतलब कितना सही था ना कि रॉ का GM स्मैकडाउन का GM, और इस बार ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती का है, लेजिट एक तगड़ी फाइट दे सकते हैं बंदे। तो अभी तो नहीं होगा बट डेफिनेटली फ्यूचर का प्लान तो ये है। चलो भैया रोमन रेंस वालों, कोडी रोड्स वालों, अब तो एक साथ आना ही पड़ेगा फिलहाल बैड ब्लड के लिए, लेकिन वार्निंग मिल चुकी है दोनों को ही। किसकी तरफ से? सोलो सिकोवा की तरफ से। उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखो, लिख रहे हैं कि 5 अक्टूबर को वो अनलीश करने वाले हैं वुल्फ को। तो ये तो मतलब जेकब फाटो की ऑब्वियसली वो बात कर रहे हैं। इसके बारे में वैसे मैंने ट्वीट भी किया था अभी कि अब ऐसा लग रहा है कि भाई शायद रोमन रेंस पिन ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि WWE को ब्लड लाइन की स्टोरी में वो है ना कि और ज्यादा फ्यूल डालने की जरूरत है। तो अगर सोलो सिकोवा जेकब फाटो की टीम हार गई या सोलो सिकोवा पिन हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो या तो ऐसा लग रहा है एंड में भसड़, या फिर शायद रोमन रेंस ही पिन हो रहे हैं इसमें, जो कि अजीब सा होगा देखने में भाई, मतलब होगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन पहला मैच रोमन रेंस का रिटर्न करने के बाद और वही हार गए। एक तो ये ब्लड लाइन की स्टोरी वैसे ही हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हम सोचते कुछ है लेकिन WWE कर कुछ और देती है। और जे उसो ने अब जो कमेंट किया ब्लड लाइन की स्टोरी में, कहते हैं
हैं कि यहाँ पे और भी ऐसे सरप्राइजेस हैं जो कि ब्लड लाइन के लिए आने वाले हैं। वो पता नहीं और भी किस सरप्राइज की उन्होंने बात करी। एक तो मैंने आपको बताया था कि हिकू लियो उनको जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन कर लिया है, शायद सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको लेके आ सकती है। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अब तक जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैसे ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी से ही अब तक अलग रखा है, बिल्कुल छुपा के, और ज्यादा हम उनके मेंशंस भी नहीं देखते कि वो ब्लड लाइन की स्टोरी की बात करें कि रोमन रेंस आ गया। उन्होंने कभी उसको टीवी पर एक्नॉलेज भी नहीं किया कि भैया जो ट्रैवल चीफ है वो आ चुका है। तो जब भी ये हो, मतलब यार वो तो मेमोरेबल होने वाली है भाई बहुत ज्यादा स्मैकडाउन, जब हमको वो ओजी ब्लड लाइन फिर से वापस दिखेगी। लेकिन जिस तरीके से जे उसो बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद वो डोमिनेंस ना दिखे, क्योंकि सामने वाली टीम भी बहुत ज्यादा खतरनाक और तगड़ी बन रही है। यार ये बात मैं खुद बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि ये टू गुड टू बी ट्रू है ऐसा लग रहा है। रोमन रेंस का स्टेटस कुछ ऐसा है कि वो इस साल के बचे हुए सारे प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कंपीट करने वाले हैं। ऑब्वियसली बैड ब्लड के अंदर तो उनका मैच ऑफिशियल हो ही चुका है। क्राउन जूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेल्जर चिचा जो है बात कर रहे हैं कि रोमन रेंस वहां वर्क करेंगे, और आई थिंक बहुत हद तक ऑब्वियस भी है क्योंकि क्राउन जूल के शो में डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लेके जाती ही है और रोमन रेंस उस लिस्ट में आते हैं सबसे ऊपर में। अब उसके बाद सर्वाइवर सीरीज बचता है, उसमें तो एडवर्टाइजमेंट में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी फीचर कर चुकी है रोमन रेंस को, तो वहां पर भी उनका आना कंफर्म है। और सर्वाइवर सीरीज आपको पता है इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी ही शो है, तो इसका मतलब तीनों प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर रोमन रेंस अपनी अपीयरेंस करने वाले हैं। बैश बलने से छुट्टी ले ली, इसका मतलब कि बाकी सारे तीनों शोज में रोमन रेंस की पूरी ड्यूटी है। तो इसका मतलब ये वाला साल एंड तक तो, और उसके बाद भी ऑब्वियसली रेसलमेनिया सीजन है, तो अब यहां से मामला सेट है। फिर ड्रू मैकिंटायर का सोशल मीडिया का सबसे बढ़िया बंदा होने का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है। इस बार तो पता नहीं किसी के टिकटॉक अकाउंट से ही वीडियो उन्होंने निकाल के डाउनलोड करी है, जो भी किया कहीं से तो उनके पास आ गई है, उसको उन्होंने लिटरली पूरा एडिटेड वर्जन को ही पोस्ट कर दिया है। और यहाँ पे कैप्शन देखो जरा, जस्ट वन मोर फाइट एंड ही विल बी हिस्ट्री। ऑब्वियसली वो यहाँ पे सीएम पंक की बात कर रहे हैं। मुझे याद नहीं भाई कि दो मैचेस मैंने जब किसी सुपरस्टार्स के देख लिया तो उसके बाद में मेरी इतनी एक्साइटमेंट कब किसके लिए होती, क्योंकि इनका तो देख के ऐसा लग रहा है भाई अब हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के अंदर ये क्या क्या ड्रामे करने वाले हैं। और बाकी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इस मैचेस के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट होंगे जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में हमेशा ही लिखे जाएंगे। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी वीडियोस के लिए। और तब तक भी लेते रहो जिंदगी के मजे।